गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा जो चैप्टर स्टार्ट किया था विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हमने कंडक्टेंस यानी चालकता तथा स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकत्व, जिसे हम कैप्पा के से डिनोट करते हैं, के से निरूपित करते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। आज जो हम सबसे पहले दो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके नाम है तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। दोनों टॉपिक बहुत इजी हैं। इसमें बस आपको इतना सा पॉइंट समझना है कि जो आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बनाते हो, जो विद्युत अपघटी जो विलयन बनाते हो, इसमें जो विलयन है उस विलयन में विद्युत अपघट्य की चालकता जो है उसके ग्राम तुल्यांकी से, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो सॉल्यूशन चैप्टर जो हमने पढ़ा था तो हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक पढ़ी थी नॉर्मेलिटी और एक होती थी मोलैरिटी, यानी मोलरता तथा नॉर्मलता। तो नॉर्मेलिटी का मतलब होता था ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो ग्राम तुल्यांकी प्रति इकाई आयतन में उपस्थित होते थे उसे हम विलयन की नॉर्मलता कहते थे। और मोलैरिटी का मतलब होता था नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जो मोलों की संख्या होती थी उसे हम मोलरता कहते थे। तो यहाँ पर विद्युत अपघट्य में जब आप विलयन बनाने जाओगे तो अगर आपने जो विलयन बनाया है उसमें अपने मतलब जो सॉल्यूशन बनाया उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हो, यानी कि उस सॉल्यूशन में, उस विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांकी उपस्थित हो, तो जो उस विलयन की चालकता होगी, उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी, उसे हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहेंगे, यानी कि तुल्यांकी चालकता कहेंगे। सिंपल सा है, एक सॉल्यूशन बनाया, यहाँ पर सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो ग्राम इक्विवेलेंट में दी है, यानी कि जब हमारे विलयन की जो सांद्रता है वो ग्राम तुल्यांकी में दी होगी तो उस विलयन की जो चालकता है वो भी तुल्यांकी चालकता कहलाएगी, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाएगी। एंड वहीं पर अगर हमारे सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है हमारे विलयन की, वो मोलरता के पदों में दी है, यानी कि अगर आपने अपने विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम अणु, यानी 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो है वो गिवन वॉल्यूम में, दिए हुए आयतन में घोला होगा, उसे डिसॉल्व किया होगा, तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें, जो विलयन प्राप्त होगा, उसकी जो चालकता होगी उसे हम मोलर चालकता यानी कि मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। बस इन्हीं दोनों डेफिनेशंस को आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना है। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे और देन यूनिट। तो तुल्यांकी चालकता का मतलब होता है किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य घुला हो, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। यानी कि द कंडक्टिविटी ऑफ एनी electrolytic solution in which 1 gram equivalent of an electrolyte are dissolved is called its equivalent conductivity। और इसे हम लेमडा से डिनोट करते हैं। जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, यानी कि जब आपकी सांद्रता ग्राम तुल्यांकी में दी होगी, ग्राम इक्विवेलेंट में दी होगी, तो जो उसकी कंडक्टिविटी है उसे हम लेमडा से, या फिर एक और इसमें हमारा निरूपित करने का सिंबल होता है, साइन होता है, ये उल्टा इस तरह से v बनता है और eq लिख देते हैं। तो दो रिप्रेजेंटेशन है, कभी एग्जाम में ये लैम्डा इस तरह से लिखा हो या v eq लिखा हो तो आप समझ जाइएगा ये ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी कि तुल्यांकी चालकता की बात कर रहे हैं। अब इसके फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि किसी सॉल्यूशन के 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो विद्युत अपघट्य है, 1 ग्राम तुल्यांकी उपस्थित है। तो उस कंडीशन में जो उसकी कंडक्टिविटी होगी उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू कैप्पा इंटू वी। क्योंकि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अगर यहाँ से निकालने जाओगे तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा अपॉन वी, यानी ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये देखिए जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं हमारे वो अपॉन वॉल्यूम, यही हमारी कंसंट्रेशन सांद्रता बनती है जाकर के। तो यहाँ पर जो कैप्पा का फॉर्मूला बनेगा जाके वो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वी बनेगा। तो वहीं पर ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी इंटू कैप्पा। तो ग्राम इक्विवेलेंट जो हमारी कंडक्टिविटी है उसे हम यहाँ पर किससे शो कर रहे हैं, जो तुल्यांकी चालकता है उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन गया, कैप्पा इंटू
V। और इसी को अगर आपको कंसंट्रेशन के टर्म में रिलेट करना है तो देखिए, जो वॉल्यूम होती है वो 1000 अपॉन कंसंट्रेशन होती है, या 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। माने अगर सांद्रता दी होगी तो कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला, नॉर्मलता दी होगी तो नॉर्मलिटी वाला फॉर्मूला। तो उस कंडीशन में V की जगह पर हम 1000 अपॉन C या 1000 अपॉन N हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मूले बन जाते हैं, एक लैम्डा इज इक्वल टू कैप्पा इंटू 1000 अपॉन C और दूसरा लैम्डा इज इक्वल टू कैप्पा इंटू 1000 अपॉन N। तो एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, और जो मेन फॉर्मूला है वो यहाँ पर इस तरह से गिवन है। तो जो भी हमारे टर्म्स दिए होंगे, जो भी पद हमें दिए होंगे, उसके हिसाब से हम उसकी तुल्यांकी चालकता जो है वो उनकी गणना कर सकते हैं। यहाँ पर 1000 क्यों लिया हुआ है बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में लेते हैं या ml में लेते हैं तो उस कंडीशन में हम 1000 से डिवाइड करते थे, वो 1000 यहाँ पर जा करके क्या हो गया है, 1000 अपॉन C बन गया है। फिर इसके बाद इसके मात्रक की बात करें, इसके यूनिट की बात करें तो देखिए, कैप्पा की यूनिट क्या होती थी, कैप्पा की यूनिट कल पढ़ी थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और इसमें हमने यहाँ पर इसकी यूनिट और इनटू कर दी है V की। तो उस कंडीशन में लैम्डा की जो यूनिट होती है वो होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, यानी कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांकी इनवर्स। ओम इनवर्स को मोह भी कहते हैं, तो एक इसकी इकाई जो है, एक यूनिट मोह सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांकी इनवर्स भी हो सकती है। और एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट में ओम की जगह हमने सीमेंस लिया हुआ था, एस लिया हुआ था, तो एस मीटर स्क्वायर एंड इक्विवेलेंट इनवर्स, यानी कि सीमेंस मीटर स्क्वायर तुल्यांकी इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। इसके बाद चलते हैं मोलर चालकता की तरफ, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी की तरफ। तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या होगा, किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य घुला हो, यानी कि द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट और द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच 1 ग्राम molecule of electrolyte is dissolved is called its molecular और molar conductivity। इसमें भी इन्होंने मान लिया है कि इसको इसमें V ml हमारा वॉल्यूम है, V मिलीलीटर आयतन है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1000 से मैंने भी बताया था कि डिवाइड करते हैं V में, तो इस वजह से ये 1000 अपॉन C भी बन सकता है। तो मेन फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, म्यू इज इक्वल टू कैप्पा इंटू V। यहाँ पर जो म्यू है ये है हमारी मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि मोलर चालकता, और इस मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम से भी डिनोट कर सकते हैं या वी एम से डिनोट कर सकते हैं। इसके तीन रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तीन तरह से हम इसे निरूपित कर सकते हैं। अगर हम इसके इकाई की यानी यूनिट की बात करें तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर मोलैरिटी ली है, मोलरता ली है, तो मोल इनवर्स हो जाता है। एक फॉर्मूला जो और बन सकता है, V की जगह पर 1000 अपॉन C रख दोगे तो म्यू इज इक्वल टू कैप्पा इंटू 1000 अपॉन C या कैप्पा इंटू 1000 अपॉन M, जहाँ पर M जो होगा वो मोलरता होगी यानी मोलैरिटी होगी। तो ये होती है हमारी मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी कि तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता। अंतर दोनों में बस इतना है कि अगर जो विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन बनाया है, विलयन बनाया है, उसमें जो सांद्रता है वो ग्राम तुल्यांकी के पदों में दी होगी, ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्म में दी होगी, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है उसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और अगर हमारी सांद्रता जो है वो मोलरता के पदों में दी है, कंसंट्रेशन जो है वो मोलैरिटी के फॉर्म में दी है, तो उसे हम मोलर कंडक्टिविटी यानी कि मोलर चालकता कहते हैं। दोनों के रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखिएगा, एग्जाम में न्यूमेरिकल आने पर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिया होगा, वो ये नहीं कहेगा कि ये मोलर कंडक्टिविटी है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो सीधे कह देगा कि लैम्डा एम इज इक्वल टू इतना है। तो आपको समझ जाना होगा कि आखिर ये लैम्डा एम क्या होता है। तो लैम्डा एम जो होता है ये मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर चालकता होती है, और फॉर्मूले से आप बाकी चीज़ें जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 298 केल्विन पर, यानी कि ये टेम्परेचर है हमारा, 0.01 नॉर्मेलिटी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन गिवन है, विद्युत अपघट्य गिवन है। तो यहाँ पर जो विद्युत अपघट्य विलयन है उसकी नॉर्मलता दी है, यानी कि नॉर्मेलिटी दी हुई है, और इसमें जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 210 ओम। और इसको जब मेज़र किया गया तो जो सेल हमने यूज़ किया था इसको मेज़र करने के लिए, उसका सेल कांस्टेंट यानी सेल स्थिरांक जो है वो 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो हमें विलयन का विशिष्ट चालकत्व तथा
तुल्यांकी चालकत्व ज्ञात करना है, यानी कि हमें यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो कि होता है हमारा कैप्पा होता है, तो हमें कैप्पा फाइंड करना है। और क्योंकि नॉर्मलिटी दी है तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी कि तुल्यांकी चालकता जो है वो याद करेंगे। तो अगर हम देखें हमें दिया क्या, सबसे पहले तो नॉर्मलिटी दी है 0.01 यानी नॉर्मलता दी है, हमें रेजिस्टेंस यानी आर की वैल्यू दी है 210 ओम, और हमें सेल स्थिरांक जो L अपॉन ए हमारा वैल्यू होती थी, सेल कांस्टेंट कल मैंने आपको बताया था L अपॉन ए, वो वैल्यू दी है 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स। तो देख लेते हैं, गिवन हमने यहाँ पर लिख लिया है, ये हमारा L अपॉन ए गिवन है सेल स्थिरांक। तो विशिष्ट चालकत्व कैप्पा का कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, या अगर आपको याद हो कैप्पा इज इक्वल टू फॉर्मूला आता था यहाँ पर हमारी जी इंटू एल अपॉन ए, यानी जो कंडक्टिविटी होती थी इंटू सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक ये फॉर्मूला बनता था, और जी की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन आर के इक्वल होती है। तो हमने यहाँ पर, हमें जी तो गिवन नहीं था, हमें आर गिवन था, तो हम यहाँ पर 1 अपॉन आर वाला फॉर्मूला रखेंगे। तो आर की वैल्यू क्या है 210 है, और एल अपॉन ए की वैल्यू क्या दी है 0.88। जब से आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 4.19 इंटू 10 की पावर -3 मोह सेंटीमीटर इनवर्स। अब कैप्पा आपको जब पता चल गया तो हमें क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। फॉर्मूला कौन वाला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें नॉर्मलिटी दी है, नॉर्मलता दी है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एन। कैप्पा की वैल्यू 4.19 इंटू 10 की पावर -3 रख दी हमने, 1000 रख दिया, और अपॉन में 0.01। तो ये 10 की पावर -3 से ये 10 की पावर 3 तो कैंसिल हो गया, एंड ये जो 0.01 है यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 हो जाएगा इंटू में, और 4.19 में 100 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 419 मोह सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये है हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इस तरह से और भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आप उन्हें जो है सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, सीधे फॉर्मूला रख करके आपको सॉल्यूशन निकालना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, यानी कि चालकत्व जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए हमें यहाँ पर जो चालकत्व है वो विलियन का पढ़ना है, सॉल्यूशन का पढ़ना है। और सॉल्यूशन कैसे बन रहा है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको डिसॉल्व करके यानी विद्युत अपघट्य को घोलकर। और लास्ट ईयर जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, यानी कि रासायनिक साम्य में, अगर किसी को याद हो रासायनिक साम्य अवस्था जो हमारा टॉपिक था केमिकल इक्विलिब्रियम का, उसमें हमें एक वैल्यू बताई गई थी दैट इज अल्फा, जिसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा कहते थे। जो कंडक्टिविटी होती है, जो चालकत्व होता है किसी भी विलयन का, वो उसमें उपस्थित आयनों के कारण होता है। आयन जितने ज़्यादा होंगे चालकत्व उतना ज़्यादा होगा, और आयन जितने कम होंगे चालकत्व उतना कम होगा। और आयन कितने ज़्यादा हैं ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो विद्युत अपघट्य है, वो कितना ज़्यादा अपघटित हुआ है, कितना ज़्यादा डिसोसिएट हुआ है, और उसे हम कहते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा से डिनोट करते थे वियोजन की मात्रा। तो यहाँ पर हमारा जो विद्युत अपघट्य है, जब विलयन बना तो विलयन में जितने ज़्यादा आयन उपस्थित होंगे और वो आयन जितने ज़्यादा स्वतंत्र रूप से गति कर पाएंगे, यानी कि जितना फ्रीली वो मूव कर पाएंगे, उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो बस हमें उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है कि आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं या उसे घटा सकते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी भी विलयन के चालकत्व को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है, जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है, यानी कि गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ेगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इसका मतलब है जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनकी गतिशीलता बढ़ेगी। और अभी मैंने कहा था कि जब पार्टिकल्स जितनी तेजी से मूव करेंगे उनकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है, और टेम्परेचर घटाने पर कंडक्टिविटी कम होती है। यानी ताप बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ेगा क्योंकि गतिशीलता बढ़ेगी आयनों की, और ताप घटाने पर
गतिशीलता कम होगी आयनों की, इस वजह से हमारा जो चालकत्व है वो भी कम होता जाएगा। यानी जैसे जैसे आपका सॉल्यूशन ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे जो कंडक्टिविटी है वो भी कम होती जाएगी। एंड ये एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी जो कंडक्टिविटी है वो 2 से 3% जो है वो बढ़ जाती है, 2 से 3% बढ़ जाती है। फिर इसके बाद दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, विस्कोसिटी। इसको हम हिंदी में श्यानता कहते हैं। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? जो लिक्विड्स होते हैं हमारे, जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है, जो द्रव विलयन होता है, उसमें जो 2 लेयर्स होती हैं, लिक्विड्स की जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में जो रिपल्शन फोर्स लगता है, जो प्रतिकर्षण बल लगता है, उसे हम श्यानता कहते हैं, उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं, जिसे नीटा से डिनोट करते हैं। कुछ याद आया होगा शायद आपको। तो सोचिए कि अभी मैंने क्या कहा था कि आयंस जितना अच्छे से, जितना फ्रीली मूव कर पाएंगे, जितना स्वतंत्र रूप से गति कर पाएंगे, चालकत्व उतना ज़्यादा होगा, कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो सॉल्यूशन अगर विस्कस ज़्यादा होगा, विस्कस होने का मतलब गाढ़ा अगर ज़्यादा है, तो क्या जो आयन है या जो कण हैं, जो पार्टिकल हैं, वो आसानी से गति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो विस्कोसिटी बढ़ने पर, जैसे जैसे सॉल्यूशन की विस्कोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे जो कंडक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। और सॉल्यूशन की विस्कोसिटी कब बढ़ती है? जब सॉल्वेंट कम हो। सॉल्वेंट का मतलब जो विलायक है जिसमें आप घोल रहे हो वो कम होता जाए, और जो आपका सॉल्यूट है यानी कि जो आपका विलेय है वो क्या होता जाए? बढ़ता जाए। तो जैसे जैसे श्यानता बढ़ेगी, जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे जो चालकत्व है उतना कम होता जाएगा। तो श्यानता जितनी कम होगी तो विस्कोसिटी जितनी कम होगी, हमारी जो कंडक्टिविटी है वो उतनी ज़्यादा होगी। श्यानता जितनी कम, चालकत्व उतना ज़्यादा। ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो है जो आयंस हैं उनके सॉल्वेशन पर। सॉल्वेशन को हिंदी में कहते हैं विलायकीकरण। विलायकीकरण का मतलब होता है कि जब आपने विद्युत अपघट्य किसी विलायक में घोला, तो वो विलायक उस विद्युत अपघट्य को कितनी तेजी से उसके आयनों में विघटित करके उसके आयनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। भाई विद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके आयंस क्यों अलग होंगे? जब कोई दूसरा उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ज़्यादा उनको लालच देगा, ज़्यादा ऊर्जा का, ज़्यादा एनर्जी का, तभी तो वो टूटेंगे, तभी तो सेपरेट होंगे। तो जब आयंस जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, वो डिसोसिएट होकर आपके सॉल्वेंट से जुड़ जाते हैं, आपके विलायक से जुड़ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को ही सॉल्वेशन यानी कि विलायकीकरण कहते हैं। अब अगर जो आपके आयंस हैं वो सॉल्वेंट से जुड़ जाएंगे, जो आयन है वो विलायक से जुड़ जाएंगे, उनका विलायकीकरण हो जाएगा, तो एक जगह से हटे और दूसरी जगह जाके जुड़ गए। यानी कि इट इज़ जस्ट लाइक कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके टाइप हो जाएगा। हमें क्या करना है? हमें आयंस को फ्री करना है, हमें मूव कराना है, उन्हें उन्हें किसी के साथ जोड़ना नहीं है। तो जब उनका विलायकीकरण हो जाता है, जब आयंस का सॉल्वेशन हो जाता है और सॉल्वेंट से जाके अटैच्ड हो जाते हैं अपोजिट चार्ज या किसी भी वजह से, तो उस कंडीशन में जो कंडक्टिविटी है, जो चालकत्व है, वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये तीसरा फैक्टर है। इसके बाद जो चौथा फैक्टर है वो है आयंस जो हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आयनों के मध्य लगने वाला बल। आयन जो है उनके मध्य जितना अधिक हमारा बल लगेगा, आयन के मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के बीच में वो जितना ज़्यादा होगा, वो एक दूसरे को उतनी ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, और उनकी मूव करने की स्पीड जो है, गतिशीलता जो है वो कम हो जाएगी, और गतिशीलता कम होने पर उनका चालकत्व भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आयंस के बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कंडक्टिविटी उतनी कम, और आयंस के बीच में जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना कम आकर्षण बल होगा, हमारी कंडक्टिविटी यानी चालकता उतनी ज़्यादा। इसके बाद जो लास्ट हमारा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डाइल्यूशन यानी कि तनुता। ये मैंने अभी आपको बताया था। देखिए, आप जैसे जैसे विलायक घटाओगे और विलेय बढ़ाओगे, यानी कि कंसंट्रेशन सॉल्यूट की बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे सॉल्यूशन क्या होता जाएगा? विस्कस होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। या खुद सोचो, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसमें आपने एक छोटे से एग्जांपल में, यानी ग्लास में पानी लिया पहले, और उसमें थोड़ी सी शक्कर डाली, और आपसे इसको डिज़ोल्व करने को कहा, आपने आराम से इसको क्या कर दिया? डिज़ोल्व कर दिया। क्यों? क्योंकि स्पेस है वहाँ पर। अब आप क्या करो, इसमें शक्कर डालते जाओ डालते जाओ, एकदम भर गई, और अब मैं कहूँ कि अब इसको डिज़ोल्व करो, इसको घोलो, क्या आप घोल पाओगे?
नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्पून है वो मूव ही नहीं कर पाएगी, स्टर कर ही नहीं पाओगे, आप उसको चला ही नहीं पाओगे। ठीक यहाँ पर भी यही होता है कि जब हमारे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट जो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है, उसकी सांद्रता जब बढ़ जाती है तो उसके जो आयन होते हैं वो पूर्णतः विघटित नहीं हो पाते हैं, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं। और जब आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट ही नहीं हो पाएंगे तो उनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए चालकता को बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमें डाइल्यूशन यानी तनुता जो है वो क्या करनी पड़ती है? बढ़ानी पड़ती है। आप जैसे जैसे तनुता बढ़ाओगे, आप जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ती जाएगी। इसी में हमें एक टॉपिक यहाँ पर समझना है। फॉर सपोज कि हम डाइल्यूशन बढ़ाते गए तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती गई, लेकिन ऐसा तो है नहीं हमने मतलब उसको पूरी तरह से डाइल्यूट कर दिया, यानी इनफाइनाइट टाइम आप जो है डाइल्यूट कर दो, यानी कि जो डाइल्यूशन है, जो तनुता है वो अनंत तक कर दो। अनंत तक आपने तनुता कर दी तो क्या उसका चालकत्व भी अनंत हो जाएगा? कंडक्टिविटी क्या इनफाइनाइट हो जाएगी? नहीं, कंडक्टिविटी की अपनी एक लिमिट होती है। यानी जब आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, किसी विलयन को जब आप तनु विलयन में परिवर्तित करते हो, तो उसका आयतन जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हो उसमें, वैसे वैसे उसकी चालकत्व, उसकी चालकता भी क्या होती है? बढ़ती है। और ये चालकता जब बढ़ते बढ़ते एक सीमा तक, एक लिमिट तक पहुंच जाती है, तो उस कंडीशन में उस चालकता को लिमिटेड कंडक्टिविटी या सीमित चालकता कहा जाता है। और उसकी जो वैल्यू होती है, कंडक्टिविटी की वो जो वैल्यू होती है, उसे लिमिटिंग वैल्यू यानी कि सीमांत मान कहते हैं। और उसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? अगर आपकी मोलर कंडक्टिविटी दी है यानी मोलर चालकता दी है तो इसके ऊपर नॉट लगा देते हैं, या फिर नॉट ना लगाकर इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट जो है ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन को यानी कि अनंत तक तनुता को दिखाता है। ये आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है यानी कि तुल्यांकी चालकता है। और मोलर कंडक्टिविटी होती है हमारी म्यू नॉट या फिर म्यू इनफाइनाइट। ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। और ये क्या होती है कि जब आप वॉल्यूम को इनफाइनाइट तक ले जाते हो, यानी कि आयतन को अनंत तक ले जाते हो, उसकी जो तनुता है वो इनफाइनाइट कर देते हो, तो जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है? घट के जीरो के, लगभग जीरो के बराबर हो जाती है। यानी कि सांद्रता जो है वो एकदम शून्य के बराबर जब पहुंच जाती है, तो उस कंडीशन में जो चालकत्व का जो मान आता है, जो वैल्यू निकल के आती है, उसे हम सीमांत मान, लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। और उस कंडक्टिविटी को हम लिमिटिंग कंडक्टिविटी यानी कि सीमित चालकता कहते हैं। तो अगर तुल्यांकी चालकता होगी तो उसे हम लैम्डा नॉट या लैम्डा इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी कि इस समय उस विद्युत अपघट्य की जो चालकत्व है वो सबसे अधिक है, वो सबसे मैक्सिमम है, इससे ज्यादा उस विद्युत अपघट्य की चालकता नहीं हो सकती। और अगर मोलर चालकता दी होगी, मोलर कंडक्टिविटी, तो म्यू नॉट या म्यू इनफाइनाइट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी के साथ आज के एक्सप्लेनेशन को यहीं तक ख़त्म करते हैं। न्यूमेरिकल्स आप लोग घर पर प्रैक्टिस करिए, एंड जो नहीं आते हैं न्यूमेरिकल्स उन्हें आप पूछिए। और मैं ये बता दूं कि इससे पहले जो आपको चैप्टर कराया गया था और अभी जो चैप्टर चल रहा है, इन दोनों चैप्टर से बेसिकली न्यूमेरिकल्स पोर्शन ही ज़्यादा आता है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके क्लास, थैंक यू।